चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12th केमिस्ट्री के अंदर बॉन्ड ऑफ सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, बॉन्ड ऑफ सिद्धांत जिसे हम बॉन्ड ऑफ समीकरण भी बोलते हैं, तो ये बॉन्ड ऑफ सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों जो बॉन्ड ऑफ सिद्धांत है ये बॉन्ड ऑफ महोदय ने दिया था। जो बॉन्ड ऑफ देख रहा है ना, ये बॉन्ड ऑफ महोदय ने ही दिया था। और ये बॉन्ड ऑफ महोदय ने क्यों दिया था, किस कारण ये देना पड़ा, उन्हें क्या प्रॉब्लम थी। तो मेरे भाई जो वांटोव महोदय थे, इन वांटोव महोदय का मानना था, क्या मानना था इनका, ये मानना था कि किसी भी पदार्थ की जो गैसीय अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है, गैसीय अवस्था होती है। कोई भी पदार्थ हो आपका, पदार्थ आपका कोई सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोई पर्टिकुलर कोई सिलेक्टेड पदार्थ हो, कोई सा भी पदार्थ हो सकता है। तो इनका मानना था कि कोई भी पदार्थ की जो गैसीय अवस्था होती है, उस गैसीय अवस्था में और तनु विलयन की अवस्था में, कौन सी अवस्था में, तनु विलयन की जो अवस्था होती है, इन दोनों अवस्थाओं में काफ़ी कुछ समानताएं होती हैं, काफ़ी कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं इन दोनों अवस्थाओं में। इन दोनों अवस्थाओं में काफ़ी कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं और काफ़ी कुछ समानताएं इन्होंने देखी। इन्होंने ये देखा कि किसी भी पदार्थ की जो गैसीय अवस्था होती है, इस गैसीय अवस्था पर सांद्रता और ताप का जो प्रभाव पड़ता है, कोई भी पदार्थ होता है उस पदार्थ की गैसीय अवस्था में सांद्रता और ताप का जो प्रभाव पड़ता है, वही का वही प्रभाव किसी पदार्थ की तनु विलयन पे पड़ता है। ठीक है, मतलब गैसीय अवस्था में सांद्रता और ताप का जो भी प्रभाव पड़ेगा, वही का वही प्रभाव तनु विलयन की अवस्था में पड़ेगा। मतलब अगर गैसीय अवस्था सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ती है या ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, तो वही का वही प्रभाव तनु विलयन पे भी पड़ेगा। मतलब तनु विलयन भी सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ेगा और ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। ठीक है, वैसे अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो गैसीय अवस्था जो है ना, सांद्रता बढ़ाने पर घटती है, सांद्रता बढ़ाने पर गैसीय अवस्था घटती है, किंतु ताप बढ़ाने पर गैसीय अवस्था जो है ना वो बढ़ती है। तो उसी प्रकार सांद्रता बढ़ाने पर तनु विलयन की अवस्था भी जो है ना वो घटती है और ताप बढ़ाने पर तनु विलयन की अवस्था जो है ना वो बढ़ती है। कहने का मतलब इनका ये था कि गैसीय अवस्था और तनु विलयन की अवस्था बहुत ज़्यादा समान होती हैं एक दूसरे के। ताप और सांद्रता का जो भी प्रभाव गैसीय अवस्था में पड़ेगा, वही का वही प्रभाव तनु विलयन की अवस्था में पड़ेगा। ठीक है, आपको इतना तो याद रखना ही है। इस आधार पर इन्होंने और भी देखा, उन्होंने देखा कि जो तनु विलयन का जो परासरण दाब होता है, तनु विलयनों का जो परासरण दाब होता है, कौन सा दाब, परासरण दाब को हम किससे व्यक्त करते हैं, पाई से व्यक्त करें हैं। तनु विलयनों का जो परासरण दाब होता है, जो गैसीय अवस्था में लगाया गया दाब होता है, उस दाब के बराबर होता है। किस दाब के बराबर होता है, जो गैसीय अवस्था में जो दाब लगाया जाता है, वो दाब होता है तनु विलयनों के परासरण दाब के बराबर। तो ऐसे करके इन्होंने काफ़ी कुछ समानताएं देखी और काफ़ी कुछ समानताओं को देखने के बाद जो वांटोव महोदय थे, इन वांटोव महोदय ने एक नियम दिया। क्या दिया, एक नियम प्रस्तुत किया। और उस नियम में उन्होंने क्या कहा, उस नियम में उन्होंने कहा कि जो तनु विलयनों का परासरण दाब होता है, किसका, जो तनु विलयन होते हैं, इन तनु विलयनों का जो परासरण दाब होता है, वो उस वाष्प दाब के बराबर होता है। कौन से वाष्प दाब के, उस वाष्प दाब के बराबर होता है जो गैसीय अवस्था में उत्पन्न होता है। क्या बोला इन्होंने बोला कि जो तनु विलयनों का परासरण दाब होता है ना, वो परासरण दाब उस वाष्प दाब के बराबर होगा जो गैसीय अवस्था में उत्पन्न होता है, जैसे मान के चलो
ये एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ है और यहाँ पर एक पदार्थ है, ठीक है। यहाँ पर भरा हुआ है तनु विलयन, यहाँ पर क्या भरा हुआ है, तनु विलयन, ठीक है। और यहाँ पर कोई पदार्थ है, ये जो कोई भी पदार्थ हो सकता है, कोई पदार्थ हो सकता है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हमारा सिलेक्टेड हो, और कोई भी पदार्थ है। और इस पदार्थ को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और गर्म करके हम क्या कर रहे हैं, इसको गैस अवस्था में ले जा रहे हैं। इस पदार्थ को हम क्या कर रहे हैं, गैस अवस्था में ले जा रहे हैं। तो ये जो पदार्थ है गैस अवस्था में जाएगा तो उस अवस्था में यहाँ पर कुछ दाब होगा, यहाँ पर उस दाब होगा, क्योंकि जब ये गैस अवस्था में जाने लगेगा तो इसके अंदर एक दाब लगेगा। तो वो जो दाब होगा, वो दाब क्या होगा, इस तनु विलयन के परासरण दाब के बराबर होगा, परासरण दाब के बराबर होगा। समझ में आपको आया? तो इतना आपको ध्यान रखना है कि किसी पदार्थ, इस नियम के अनुसार तनु विलयनों का परासरण दाब उस वाष्प दाब के बराबर होगा जो विलेय वाष्प अवस्था में उत्पन्न करता है, या कोई भी पदार्थ वाष्प अवस्था में उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए है ना, इन्होंने एक समीकरण दिया, और वो समीकरण आपका आगे जाके कहलाने लगा वन टॉप समीकरण, और ये समीकरण उन्होंने दिया आदर्श गैस का उपयोग करते हुए, ठीक है। चलो, है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे आदर्श गैस समीकरण से। आदर्श गैस समीकरण से क्या होता है, आदर्श गैस समीकरण PV बराबर NIT, यही होता है ना। PV बराबर क्या होता है, NIT होता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इस सिद्धांत के यहाँ पर लिख सकता हूँ, इस सिद्धांत अनुसार, तो इस सिद्धांत अनुसार इन्होंने क्या कहा कि जो परासरण दाब होता है वो वाष्प दाब के बराबर होता है। तो वाष्प दाब क्या होता है, P, और परासरण दाब क्या होता है, पाई। मतलब पाई की जगह P रख दो, या फिर आप P की जगह क्या रख दो, पाई रख दो। तो यहाँ P की जगह पाई रख दो, तो ये हो जाएगा आपका फाई V इज इक्वल टू NIT, पाई V इज इक्वल टू NIT। आपको समझ में आया, पाई V इज इक्वल टू क्या आ गया, NRT। ये इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पाई की वैल्यू निकालेंगे तो आपका जो V बटे में जाएगा तो ये हो जाएगा N/V, और ये IT, ठीक है। किंतु आपका जो सांद्रता होती है, सांद्रता क्या होती है, C, क्या होती है, C, जो होती है N/V के बराबर। मतलब N और अपॉन V की जगह हम क्या रख सकते हैं, C। तो ये हमारा बन जाएगा फाई इज इक्वल टू CIT, जो कि आपका वन टॉप सिद्धांत या वन टॉप समीकरण है। तो ध्यान रखना है, आज के बाद कोई पूछे कि वन टॉप समीकरण क्या है तो आप बता देना पाई इज इक्वल टू CIT क्या है, आपका वन टॉप समीकरण या वन टॉप सिद्धांत। क्लियर हो चुका है। अब ये आपका वन टॉप समीकरण आप समझ गए हो बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको पाई पता है, परासरण दाब है, C क्या है, सांद्रता है, R क्या है, गैस नियतांक, R क्या है आपका गैस नियतांक है, और T आपका क्या है, परमताप है। समझ रहे हो ना। पाई क्या है, परासरण दाब, C क्या है, सांद्रता, R क्या है, गैस नियतांक, T क्या है, परमताप। तो आपको इसको और भी अच्छा बनाना है, तो जहाँ करके आप इन सबको बता देना, जहाँ पाई इज इक्वल टू परासरण दाब, C इज इक्वल टू सांद्रता, R इज इक्वल टू गैस नियतांक, और T इज इक्वल टू परमताप। बहुत अच्छा, आप इतना कर दोगे तो अब बहुत अच्छा ये लगेगा। अब दोस्तों इस वन टॉप समीकरण को आप समझ गए, वन टॉप सिद्धांत को आप समझ गए हो, तो इसके बाद आप एक टॉपिक और देख लो। तो दोस्तों अब हम इसके बाद जो टॉपिक है वो देख लेते हैं वन टॉप गुणांक। ये वन टॉप गुणांक क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों जो वन टॉप गुणांक है एक अनुपात है। क्या है, अनुपात। ये अनुपात है। अब ये अनुपात किसका है ये पता करना पड़ेगा। तो दोस्तों किसी पदार्थ के विलयन में, किसी भी पदार्थ का विलयन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी पदार्थ के विलयन में अणु संख्यक गुणधर्म, अणु संख्यक गुणधर्म। अब देखो आपको पता है अणु संख्यक गुणधर्म की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है, ठीक है। अब वो 4 कौन कौन सी है, तो देखो 4 कौन कौन सी है। तो जिसमें आपकी पहली कौन सी है, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है, पहली, ठीक है। दूसरी कौन सी है, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, ठीक है, अवनमन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा है हमारा, परासरण दाब,
परासरण दाब। ये हमारे 4 अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं जो हमने आपको पढ़ाए हैं। 4 ही होते हैं ना अणुसंख्यक गुणधर्म, बोलो जल्दी, 4 ही होते हैं ना अणुसंख्यक गुणधर्म, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो आप जानते हो, देखो वाष्पदाब को हम किससे व्यक्त करते हैं, P से। हिमांक में अवनमन को हम किससे व्यक्त करते हैं, डेल TF से। क्वथनांक में उन्नयन को किससे व्यक्त करते हैं, हम व्यक्त किससे करते हैं, डेल TB से, ठीक है। और परासरण दाब को हम किससे व्यक्त करते हैं, पाई से। तो जी हमारे क्या होते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। तो अनुपात है, तो किसी पदार्थ के विलयन में इन अणुसंख्यक गुणधर्म दिख रहे हैं, इन अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रेक्षित मान मतलब ऑब्जर्व वैल्यू। कौन सी वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू। अब ये ऑब्जर्व वैल्यू क्या होती है, तो मेरे भाई किसी भी पदार्थ की जो एग्जैक्टली वैल्यू होती है वो ऑब्जर्व वैल्यू होती है। जैसे हमने देखा कि जो जल है, इस जल की जो मूललता होती है, क्या होती है, मूललता, वो होती है आपकी 55.5 होती है। लेकिन ये जो 55.5 है ये आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है, रियल वैल्यू है, वास्तविक वैल्यू है। लेकिन अगर हम इस जल की मूललता को फाइंड करेंगे तो हो सकता है वो मूललता 55.4 आ जाए या फिर वो मूललता 55.6 आ जाए, ठीक है। ये आपका नहीं आएगा क्योंकि कुछ ना कुछ किसी भी इंस्ट्रूमेंट में थोड़ी बहुत तो त्रुटियाँ होती हैं, तो कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ये जो आपको वैल्यू दी है ये रियल वैल्यू दी है, ये प्रेक्षित मान दिया है। और ये जो आपने किया है ये कैलकुलेटेड मान है, मतलब जो हमने कैलकुलेट किया है वो कैलकुलेटेड या सामान्य मान होता है। कौन सा मान होता है, सामान्य मान या कैलकुलेटेड मान, ठीक है। तो किसी पदार्थ के विलयन में इन अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रेक्षित मान और जो वास्तविक मान मतलब कैलकुलेटेड मान होता है उसका जो अनुपात होता है वही अनुपात हमारा कहलाता है वॉन्ट ऑफ गुणांक। क्या कहलाता है साहब, वॉन्ट ऑफ गुणांक। तो इस वॉन्ट ऑफ गुणांक का फिर सूत्र क्या बन जाएगा, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा वो आप देख लो, ठीक है, वो आप देख लो। तो वॉन्ट ऑफ गुणांक का हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, इसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट लो और हटा दो इसको, ठीक है। एक बात और, इस वॉन्ट ऑफ गुणांक को हम आई से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, आई से, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा वॉन्ट ऑफ गुणांक बराबर अणुसंख्यक गुणधर्म का कौन सा मान, प्रेक्षित मान, ठीक है, वटे अणुसंख्यक गुणधर्म का कौन सा मान, वास्तविक मान, ठीक है। अब प्रेक्षित मान को हिंदी में शायद ना समझ पा रहे हो, लेकिन इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है, ऑब्जर्व वैल्यू। और इसको हम क्या बोलते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। चलो तो क्लियर हुआ। तो वॉन्ट ऑफ गुणांक को हम किससे व्यक्त करते हैं, आई से। अब अणुसंख्यक गुणधर्म की संख्या तो हमारे पास कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। तो क्या हो सकता है, जैसे वाष्पदाब हुआ तो वाष्पदाब में अवनमन हुआ तो वाष्पदाब का कौन सा वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू मतलब OBS वैल्यू, और वाष्पदाब की कौन सी वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू CAL, कैलकुलेटेड वैल्यू का अनुपात भी क्या कहलाएगा, वॉन्ट ऑफ गुणांक। इसी प्रकार आपका क्वथनांक में यदि उन्नयन हुआ, तो क्वथनांक में उन्नयन को हम किससे व्यक्त करते हैं, डेल TB OBS ऑब्जर्व वैल्यू, और डेल TB की कौन सी वैल्यू, डेल TB की कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। इनका भी अनुपात क्या कहलाएगा, वॉन्ट ऑफ गुणांक। इसी प्रकार अगर हिमांक में अवनमन हुआ तो हिमांक में अवनमन को डेल TF OBS अपॉन डेल TF कैलकुलेट, तो इसका अनुपात भी क्या कहलाएगा, वॉन्ट ऑफ गुणांक कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार पाई OBS मतलब परासरण दाब अगर हुआ तो परासरण दाब का प्रेक्षित मान और इसकी कैलकुलेटेड, मतलब ये जो चारों के चार हैं, 1 2 3 और ये चारों आई के बराबर होंगे। जब आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो इनको ले लेना, इसकी ज़रूरत पड़े तो इसको और इसको ले लेना, किसी को भी ले लेना। मतलब ये जो है ना क्या है, वॉन्ट ऑफ गुणांक।
बंट ऑफ गुणांक है। आई होप आप समझे होंगे, ठीक है। तो दिल से आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कीजिए। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, विदा लेते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।